नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। एक देश में एक प्रधानमंत्री ही होगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। ठीक उसी तरह एक देश में एक कानून ही चलेगा, किसी एक धर्म का नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी ने कल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की और आज प्रधानमंत्री के दुश्मनों ने उसे डिवाइडिंग सिविल कोड कहकर फैलाना शुरू कर दिया। पिछले 24 घंटों में अचानक एक नया इकोसिस्टम एक्टिव हुआ है, जिसकी जुबान पर यूसीसी विरोधी बोल हैं और टारगेट पर नरेंद्र मोदी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल देर रात एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ मुस्लिम ड्राफ्ट तैयार करने की, फाइनल करने की तैयारी की। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, मुसलमान समुदाय के नेताओं ने दिल्ली, मुंबई, यूपी जगह जगह नरेंद्र मोदी के सियासी विरोधियों के साथ पॉलिटिकल मीटिंग्स की। ऐसी मीटिंग्स में यूसीसी पर कौन सी सियासी सेटिंग हो रही है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को हिंदू मुसलमान का रंग देकर देश का माहौल खराब करने का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है? कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। मोदी जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, विरोधी उसे डिवाइडिंग सिविल कोड क्यों समझते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड ये डिवाइडिंग सिविल कोड है। लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आपने तो हालात और बदतर करके रख दिए। नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। मुसलमान को जितना तकलीफ पहुंचा सकते हो पहुंचाओ और हिंदू को इसी नाम पर जमा करो। मोदी एक देश एक कानून की बात करते हैं, विरोधी यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत करके अपना अपना कोड क्यों चाहते हैं? मोदी की भी एक गारंटी है। मोदी ने सीना ठोक के यूसीसी वाला ट्रम्प कार्ड क्या फेंका? टोपी पहनकर मुसलमानों को सालों साल से टोपी पहनाने वाले सारे किरदार अचानक से एक्टिव हो गए। रात के अंधेरे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लेट नाइट इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। वकीलों की पूरी फौज जमा हो गई। 3 घंटे की मैराथन मीटिंग चली और इस मीटिंग में फैसला क्या हुआ? फैसला हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया जाएगा। विरोध के लिए लॉ कमीशन को एक ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। ड्राफ्ट में शरीयत कानून से जुड़ी बातें होंगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी के 51 लोगों की इस मीटिंग में मौलाना अरशद मदनी थे, सैफुल्ला रहमानी थे, बोर्ड के सारे बड़े पदाधिकारी थे। सबका एजेंडा यूसीसी पर मोदी का विरोध करना ही था। अरशद मदनी ने तो कैमरे पर अपना एजेंडा क्लियर कर दिया। यूसीसी को मोदी का सियासी चैप्टर डिक्लेयर कर दिया, उसे 2024 से जोड़ दिया और खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को भड़काने वाला प्लान एक्टिव कर दिया। ये एक सियासी मसला है और ये और वादे हो गया कि कल उन्होंने जब वहाँ के इलेक्शन के सिलसिले में अपने काम को शुरू किया है, उसी वक्त वो इस मसले को ले आए जिसने ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी कि ये एक सियासी मसला है। वो अपने इक़्तिदार को हासिल करने के लिए इस मसले को पेश कर रहे हैं ताकि हिंदू और मुसलमान बिल्कुल एक तरफ हो जाए और वो जीत जाए। ये तो है ही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। वो तो उनके इक़्तिदार की कुर्सी की, उनके नज़र के अंदर बचने की एक ही सूरत है कि मुसलमान को जितना तकलीफ़ पहुंचा सकते हो पहुंचाओ और हिंदू को इसी नाम पर जमा करो कि मुसलमान को तकलीफ पहुंचाने वाला कोई और नहीं है। हमने मुल्क की आज़ादी के बाद से पहुंचाया, हमने पहुंचाया, इसे वो कहते हैं। ये क्या वो आप ऐसा मान रहे हैं? 2024 कर्नाटक ने इसको जाहिर कर दिया है, खड़े होकर के कहते हैं कि हम मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे अभी, उन्होंने कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। वो ये तो दुनिया जानती है कि जो वो कहते हैं उसमें और जो कर रहे हैं आज मुल्क के अंदर जो हो रहा है उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। जमीयत हो या फिर कोई और मुस्लिम संस्था हो, मोदी ने जब से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, ऐसी संस्थाओं से जुड़े मुफ्ती और मौलानाओं की टोली अपना आपा खो बैठी है। यूसीसी पर सबका अपना अपना हिसाब किताब है और इसके पीछे धर्म वाला कार्ड है। यूसीसी का विरोध करने वाले ये वो चेहरे हैं जो मोदी का तो कट्टर विरोध करते हैं, लेकिन मोदी के सियासी दुश्मनों से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं।
ये वही इकोसिस्टम है जो विदेश दौरे पर मोदी के मस्जिद के भीतर जाने पर ताना मारता है। वहां भी धर्म वाला एंगल परोसकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काता है। यानी मोदी यूसीसी की बात करें या मुसलमानों के हितों की बात करें, विरोधी फौरन अपनी नफरत वाली दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। मोदी से नफरत करने वाले मोदी के दुश्मनों से मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं और यह प्रोग्राम यूसीसी पर मोदी के दिए बयान के बाद अचानक एक्टिव हुआ है। मौलानाओं से लेकर मुफ्तियों तक, नेताओं से लेकर हेट मोदी इकोसिस्टम तक, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सबको एक ही स्क्रिप्ट पकड़ाई गई है। उसमें हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली बातें डलवाई गई हैं और शरिया कानून की वकालत करके देश के संविधान को आंख दिखाई गई है। ये तस्वुर गलत है कि हिंदुस्तान एक घर है। नहीं, हिंदुस्तान तो इतना बड़ा मुल्क है जिसके अंदर 1.5 अरब लोग रहते हैं और हजारों यानी सैकड़ों और हो सकता है हजारों अपने अपने मजहब रखते हैं और उसके ऊपर खुदा जाने कब से चल रहे हैं। आपको आज क्या फिक्र हुई है कि आप मुसलमानों को छेड़ें और ये कहें कि नहीं मुल्क के अंदर एक कानून। इरादा ये है कि हम इस मुल्क के रहने वालों को ये विचार दें कि मुसलमान को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो हमने लिहाजा हमारी हुकूमत को बरकरार रखो, ये देना चाहते। हम देख रहे हैं कर्नाटक के इलेक्शन के अंदर यही तो हुआ है सारा। जो बोलता था स्टेज के ऊपर आकर के वो मुसलमान के लिए आग ही बरसाता था। ये जिसके हाथ में ताकत है वो सब कुछ करता है। आपके सामने बाबरी मस्जिद का मसला है। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये मस्जिद अपनी जगह के ऊपर है। हम 70 साल तक जमीयत उलमा हिंद उसका करती रही, मुकदमा लड़ती रही और कोर्ट में ये केस था कि ये मंदिर की को तोड़ करके ये राम जन्म भूमि है जहाँ मस्जिद बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये राम जन्म भूमि की जगह मस्जिद नहीं है, मस्जिद अपनी जगह के ऊपर है। जिन्होंने इसके अंदर बुत रखा है उन्होंने जुल्म किया है लेकिन उसके बावजूद मस्जिद मंदिर को दे दी गई। का फैसला था ना, हम क्या कर सकते? नहीं, कोर्ट का ये भी तो फैसला है कि मस्जिद मस्जिद की जगह है, मंदिर नहीं है। ये राम जन्म भूमि नहीं है, ये भी तो कोर्ट का फैसला है कि हम सड़कों के ऊपर नहीं निकलेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मुसलमान अपनी राय को पेश करेंगे। हम नहीं चाहते, मैं आपसे कह रहा हूँ, हम नहीं चाहते हैं। दीन हमारा है, हम उस दीन के पाबंद हैं। पाबंदी का क्या मतलब है? हम जैसे वो दीन 1400 साल पहले आया था हम उसको अपने अंदर उतार कर जीना चाहते हैं और उसी के ऊपर मरना चाहते हैं। किसी दूसरे को हम ये हक नहीं देते हैं कि वो हमारे दीन के अंदर मुदाखलत करके उसमें तगय्युर तब्दील कर दे। हम इसके लिए राजी नहीं हैं। सवाल यह है कि देश संविधान से चलेगा या शरिया कानून से चलेगा? यूसीसी पर मचे पॉलिटिकल बवाल में धार्मिक कार्ड खेलने के पीछे का प्लान क्या है? आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक पर बैन का बिल लाए जाने के वक्त हाथों में ये तख्ती पकड़ रखी थी जिसमें लिखा था मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंटरेस्टिंग बात नोट कीजिए, जब मोदी सरकार सीएए का कानून लेकर आई तो इसी इकोसिस्टम ने कहा कि उसमें मुसलमानों को भी शामिल करो, और अब जब मोदी ने यूसीसी की बात की है तो यही इकोसिस्टम कह रहा है कि मुसलमानों को इससे अलग रखो। इन राजनीतिक दलों को अपनी बात कहने दीजिए, जनता के सामने इनका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। ये कभी धारा 370 को गलत कहते थे, ये कहते थे धारा 370 हटाना गलत है, ये कहते थे ट्रिपल तलाक का कानून लाना गलत है, ये कहते थे राम मंदिर बनाना गलत है, और जिस जिस बात को इन्होंने गलत कहा जनता ने इनको वहां तक पहुंचाया कि आज 40-44 सीटों तक सीमित होकर रह गए। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का पूरा विरोध ही एक तरह से शरिया कानून को बचाने की कवायद है। ऐसा क्यों है, पहले यह समझिए। यूसीसी के आने का मतलब यह होगा कि अलग अलग धर्मों में पहले से चले आ रहे पर्सनल लॉ जैसे शरिया कानून, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, इंडियन क्रिश्चियन मैरिजेस एक्ट, इंडियन डाइवोर्स एक्ट, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट, इन सारे कानूनों की जरूरत खत्म हो जाएगी और जो छूट पर्सनल लॉ के नाम पर अलग अलग धर्मों को मिलती आ रही थी वो खत्म हो जाएगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। शरिया कानून के हिसाब से एक मुस्लिम पुरुष को 4 शादी करने की आजादी है, जबकि आईपीसी का सेक्शन 494 कहता है कि अगर कोई पुरुष या महिला बिना तलाक दिए दूसरी शादी करता है
या करती है तो वो कानूनन अवैध होगा और साथ ही साथ ऐसा करने पर 7 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है, जबकि मुस्लिम पुरुषों पर आईपीसी की यह धारा लागू नहीं होती और वो एक साथ 4 शादियां कर सकते हैं। यूसीसी के आने के बाद इन जैसी प्रथाओं पर रोक लग जाएगी और चाहे मामला शादी से जुड़ा हो या फिर तलाक से, सभी मामलों में आईपीसी जैसे कानून ही लागू होंगे। कि सार शादियों को बंद करो। असम का कोई मुसलमान प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज दे नोज कि मेरा इंटेंशन कोई मुसलमान को नीचे दिखाना नहीं है। मेरा इंटेंशन है अगर मेरा बेटी का एक हस्बैंड होगा तो मुसलमान समाज का बेटी को भी एक ही हस्बैंड होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट इक्वेलिटी। ममता जी, दोनों बातें नहीं कि आप कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम समाज को रेस्पेक्ट करता हूं, उनको रेस्पेक्ट करेंगे लेकिन फ्रीडम नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि 4 शादी करने पर मुझे आपत्ति है। बहुत आपत्ति है, बहुत आपत्ति है। मेरा बेटी को, आपका और मेरा बेटी को, क्या मैं ऐसे व्यक्ति को शादी दूंगा जिसका ऑलरेडी 3 पत्नी है? जो काम मैं मेरा बेटी का साथ नहीं करूंगा वो काम मुसलमान बेटी का साथ भी होना नहीं चाहिए। लेकिन आप उनको रोक नहीं सकते, ये उनकी मर्जी है, शरीयत में अलाउड है, इस्लाम में अलाउड है। ऐसा मत बोलिए। ये देश में ऐसा एक एपीजमेंट का, तुष्टीकरण का कारण बोल दिया जाता है, उसको रुक नहीं सकता है। हम रुकवा के दिखूंगा, हाँ, आई विल स्टॉप देम बाय द फोर्स ऑफ लॉ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार बार बोल सकता है। कानून में, भारत का संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बोला हुआ है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ। कांग्रेस ने एक दिमाग में डाल दिया लोगों का कि यू कैनॉट रिफॉर्म मुस्लिम पर्सनल लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स, नॉट एडवाइस। Indian constitution directs all political people, including the people in government, to work and to bring reform in Muslim personal law. ये हमारा कर्तव्य है। ममता जी, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तब होगा, आज तो उनको अलाउड है इस्लाम में। जब होगा मतलब क्या? हमें तो करना है। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अरे ऐसा मियाँ बीवी राजी होता है क्या? तो बीबी को तो जबरदस्ती राजी करवा जाता है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ रीजन। यूसीसी के आने से सिर्फ शरिया ही नहीं बल्कि हिंदुओं के पर्सनल लॉ भी खत्म हो जाएंगे, जिससे एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम पर हिंदुओं को मिलने वाली छूट भी खत्म होगी। हिंदू महिलाओं को अपने परिवार की संपत्ति में बराबर का अधिकार होगा। साथ ही साथ हिंदुओं में चाहे तलाक के कानून हो या महिलाओं से जुड़े अन्य कई नियमों में भी बदलाव आएंगे और वो भी आईपीसी और अन्य कानूनों के दायरे में आ जाएंगे। नोट करने वाली बात यह भी है कि हिंदू पक्ष यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जश्न मना रहा है, यूसीसी वाला हैशटैग ट्रेंड करा रहा है। लेकिन मोदी विरोधी खेमा इसमें धर्म वाला कार्ड खेलकर मुसलमानों को बहका रहा है, भड़का रहा है। जानबूझकर पहले हिंदुओं के कानून को बदलो फिर शरिया की बात करो, ये एजेंडा चला रहा है। समान अधिकार भारतीय संविधान के तहत दिया गया है। अगर समान अधिकार ही देना चाहें तो पहले अपने धर्म की पोगापंथी को खत्म करें। तो जिस तरीके से अगर उनको वाकई में इस प्रकार का समान आचार संहिता लाना है तो पहले जहां पर जाति अपमान के घोर कड़वे घूंट राष्ट्रपति तक को पीना पड़ता है, पहले वहां सुधार करें। यूसीसी नहीं है, ये डीसीसी है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये डिवाइडिंग सिविल कोड है। और भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर पोलराइजेशन की राजनीति को 2024 के चुनाव के लिए, स्टेट्स के चुनाव के लिए एक मुद्दा बना करके इसको पेश कर रही है। इन चीज़ों को एक बार फिर हाईलाइट करके इलेक्शन जीतने का ख्वाब देख रही है। और हद तो यह है कि प्रधानमंत्री अब इसमें कूद पड़े, जिससे साफ जाहिर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बिल्कुल साफ है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेकर के आएंगे और किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके इलेक्शन को जीतने की कोशिश करें। देखिए, प्रधानमंत्री जी को संभवतः उनके सलाहकार अच्छी सलाह नहीं दे रहे हैं आजकल। यूसीसी को पहले पढ़ना होगा ना प्रधानमंत्री जी। आप 21वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट को पन्ना दर पन्ना बिना किसी के सहयोग के पढ़िए, शायद सहयोगी आपका नुकसान कर देंगे। और जो हमारे संविधान सभा की बैठकों में उस पर जिक्र हुआ था, आप इसको डॉग विसिल बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं है, ट्राइबल कस्टम्स का क्या करेंगे? विविधता भरा देश है ये,
हिंदू धर्म के अंदर ही जितनी विविधता है आप उसको खत्म कर देंगे। आपने तो हालात और बदतर करके रख दिए। कौमों के बीच में, जातियों के बीच में, धर्मों के बीच में नुकीले दीवारें हैं, क्योंकि आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपकी दिलचस्पी सिर्फ इतनी है कि डॉग विसिल पॉलिटिक्स बरकरार रहे। बात जाइए, इनफ इज इनफ। सोमवार को जैसे ही मोदी ने यूसीसी वाला बाउंसर मारा, भाईजान बुरा मान गए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को ही गैर कानूनी बता डाला। मगर हेट मोदी इकोसिस्टम यूसीसी पर जो फैला रहा है, क्या वही सच है या कहानी कुछ और ही है? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सेंट्रल कमेटी ने तय किया था कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबके हेड से मिलना चाहिए। इससे पहले हम लोग मुंबई में शरद पवार जी से मिल चुके हैं, नाना पटोले जी से मिल चुके हैं, आज उद्धव जी से हम लोग मिले हैं, इसके बाद भी दूसरे लोगों से मिलेंगे। हमारा ऐसा सोचना है कि यूसीसी के बारे में जो गवर्नमेंट लॉ कमीशन के जो चेयरमैन ने जो इस सिलसिले में पूछा है, ये पिछला लॉ कमीशन इसको रिजेक्ट कर चुका है। हमें नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है। हमने अपनी बात रखी है और ये बात हम प्रधानमंत्री से भी करने वाले हैं, प्रेसिडेंट से भी करने वाले हैं, लॉ कमीशन के चेयरमैन से भी मिलेंगे और बीजेपी के दूसरे बड़े लीडर से भी मिलकर के हम ये बात कहेंगे कि सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। इस मुल्क में 300 से ज़्यादा पर्सनल लॉज हैं, ये सब लोग इससे अफेक्टेड हो। क्या यूसीसी गैर संवैधानिक है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 44 में सरकार को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो भारत के हर राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे, जिससे हर नागरिक को समान अधिकार मिल सके। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो केवल वोट बैंक के कारण विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोगों को बरगला दिया गया, उनको समझा दिया गया है, जबकि दुनिया के अधिकांश देशों में और कॉमन सिविल कोड लागू है। तो हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून नहीं है, समूह के लिए समान कानून है। तो अगर क्रिमिनल लॉ समूह के लिए समान हो सकता है तो सिविल लॉ क्यों नहीं हो सकता? उसका मतलब तो यही है, आपको जिस तरह से शादी करनी हो, काजी को बुलाकर करना हो, पंडित को करना हो, कीजिए, लेकिन एक आदमी एक ही पत्नी रख सकता है। तलाक का 3 तलाक का अधिकार नहीं होगा। तलाक का होगा प्रावधान, तलाक के बाद पत्नी को मेंटेनेंस का प्रावधान होगा। तो इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? अगर कोई ऐसा कानून है जो महिलाओं के प्रति विभेद पैदा करता है, भेदभाव पैदा करता है, और जब अमेरिका से लेकर दुनिया के अधिकांश देशों में कॉमन सिविल कोड है, सिविल लॉ भी समान है, तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? और बता दें, तर्क देकर बताएं। समान नागरिक संहिता के मामले में गोवा अपवाद है। गोवा में यूसीसी पहले से ही लागू है। इसके अलावा उत्तराखंड, असम और गुजरात सरकार इसे लागू करने वाले प्लान पर काम कर रही है और इन चारों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है, देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। कांग्रेस ने यूसीसी पर अभी खुलकर तो कैमरे पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन हां, पर्दे के पीछे यकीनन बहुत कुछ चल रहा है। कमलनाथ कैमरे पर आते हैं तो कहते हैं लोगों को तो यूसीसी का फुल फॉर्म तक नहीं पता। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा आते हैं तो अगली बार बात करने का वचन देते हैं और यूसीसी वाले सवाल से ही पल्ला झाड़ लेते हैं और ऐसा करते हुए चालाकी से मोदी को टारगेट करते हैं। देखिए, आज आम जनता के मुद्दे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान, ये आज जनता के मुद्दे हैं। कितने लोग समझते हैं यूसीसी? कितने आम जनता में से खड़े पूछो, कोई जानता है यूसीसी क्या होता है? ये जानते हैं? हाँ। चुनाव के पहले यूसीसी की बात करें, अपनी सब बात करें, क्या खराबी है? सर 23 को वो अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। 23 को लेकर बड़ी बैठक में उन्हीं की सरकार आ रही है, बौखला गए विपक्ष, इसलिए सब एक साथ मिलकर जुगलबंदी कर रहे हैं। आपको मुझे बुखलाए हुए लगता है? आपके ये सब कांग्रेस जन बुखलाए हुए लगते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एक देश में 2 विधान कैसे हो सकता है। कांग्रेस की इस पर पार्टी लाइन क्या है? मेरे हिसाब से जयराम रमेश जी ने इस पर एक स्पष्ट स्टेटमेंट दे दिया है।
अब उस स्टेटमेंट के अलावा इस पर मुझे और कुछ पर मैं नहीं मानता कि नहीं आपकी बात सुन ली, आपकी बात मैंने सुन ली, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अगर मैं बात करूंगा तो मेरा ये द्रोणाचार्य दब जाएगा। मैं अपने द्रोणाचार्य पे रहना चाहता हूं। अगली बार फिर बैठ जाते हैं एक आध दिन बाद और उस पर एक अलग प्रेस वार्ता कर देंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं इसकी बात नहीं। आज इसी पर रहने दो। उसमें मुझे भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार की तरह तो है नहीं कि बिना मेहनत के कानून बना लें। हम तो उस पर बोलने के लिए भी मेहनत करते हैं। नहीं, इस पर अपन अलग चर्चा कर लेंगे, वही कह रहा हूँ। इस पर आज चर्चा न करें तो अच्छा रहेगा। अलग प्रेस वार्ता करने का मैं आपको वचन दे रहा हूँ। ये सरकार एक तरह से मजाक चल रहा है, सरकार नहीं चल रही। मजाकों का जवाब थोड़े देंगे। यूसीसी पर मोदी विरोधियों के मचाए जा रहे शोर के बीच सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ से ही अभी तक एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है। केजरीवाल की टीम सैद्धांतिक रूप से यूसीसी के पक्ष में है, लेकिन यहां भी बयान में मोदी विरोधी ट्विस्ट ही है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से आम आदमी पार्टी यूसीसी का समर्थन करती है। आर्टिकल 44 में भी ये स्पष्ट है और इसका समर्थन करती है। लेकिन हमारा ये मानना है कि चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमारा देश कई सारे संप्रदायों और समाज से मिलकर बना हुआ है। नरेंद्र मोदी के विरोधी यूनिफॉर्म सिविल कोड में फंसे हुए हैं और मोदी ने दूसरा पॉलिटिकल प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। यह है सनातन। यह शब्द 5000 साल से भी पुरानी हिंदुस्तानी सभ्यता और संस्कृति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सनातन की छतरी बहुत बड़ी है। कट्टर हिंदू, सहिष्णु हिंदू, दोनों को सनातन से प्रेम। मोदी की पार्टी उसी सनातन को टच कर रही है। जय श्री राम की जगह सियाराम कह देना जितना आसान लगता है, उसके पीछे की सोच उतनी कॉम्प्लेक्स है। क्या सनातन वोट में चुनाव जीतने का भी रिमोट है? सनातन वोट बैंक आखिर क्या है? 24 में वो मोदी को कैसे विजयी बना सकता है, आपको बताते हैं। संपूर्ण हिंदू वोट बटेगा तो मोदी को कितना हिस्सा मिलेगा? 20%, 30%, 40 या 50%? 2024 के चुनाव में 100 करोड़ वोटर होंगे, जिनमें से 80 करोड़ हिंदू वोटर होंगे। हिंदू वोट का 50% भी 40 करोड़ वोटर होता है। लोकसभा चुनाव में एवरेज पोलिंग अगर 60% माने तो भी जिसे 50% हिंदू वोट मिल जाए उसे 30 करोड़ वोट मिल जाएंगे। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आजाद भारत में 71 साल के चुनावी इतिहास में किसी एक पार्टी को 50% हिंदू वोट अभी तक नहीं मिले हैं। 2019 में बीजेपी को 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे, जबकि एवरेज पोलिंग 67% से ज्यादा थी। उस चुनाव में बीजेपी को पॉपुलर वोट का 37.4% हिस्सा मिला था। क्या मोदी ये बैरियर तोड़ पाएंगे? क्या 2024 में ये हो पाएगा? क्या बीजेपी को 50% हिंदू वोट मिल पाएगा? नरेंद्र मोदी की टाइमलाइन पर जाएं तो अचानक से कुछ शब्द बड़ी प्रमुखता से दिखने लगे हैं। सनातन, संवर्धन, विरासत, संरक्षण, अक्षय संस्कृति, शाश्वत प्रतीक, अमृतकाल, वीरों का सम्मान, साधु संतों का सम्मान, गुरुओं को सम्मान, पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार, पुनर्स्थापना। #धार्मिक उत्थान के 9 साल के साथ बीजेपी ने धार्मिक मोर्चे पर मोदी सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया है। हर ब्यौरे के साथ एक नारा जरूर लिखा है, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात रक्षित धर्म रक्षक की रक्षा करता है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री राम बोलने वाली पार्टी अब जय सिया राम और जय जय सिया राम बोल रही है। राम मंदिर आंदोलन के समय बीजेपी और वीएचपी का नारा था,
गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बदलते जमाने के साथ नारा भी बदला है। नया नारा है, गर्व से कहो हम सनातनी हैं। स्टेडियम में, एरोप्लेन में, एयरपोर्ट पर धार्मिक नारे बढ़ रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत तो भारत, विदेश के लोग भी जय श्री राम बोल रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी ने हिंदू वोट का रूट क्यों चेंज किया? क्या सनातन वोट बैंक कट्टर हिंदू वोट बैंक से बड़ा है? सबसे पहले यह समझते हैं कि सनातन वोट बैंक है क्या, अन्य वोट बैंक और सनातन वोट बैंक में फर्क क्या है। सॉफ्ट हिंदुत्व और एग्रेसिव हिंदुत्व को मिलाने से जो वोट बैंक बनता है वही सनातन वोट बैंक है। जय श्री राम और जय सिया राम को मिलाने से जो वोट बैंक बनता है वही सनातन वोट बैंक है। एंग्री हनुमान और राम भक्त हनुमान को मिलाने से जो वोट बैंक बनता है वही सनातन वोट बैंक है। कट्टर हिंदू और नरम मिजाज वाले हिंदू को मिला दें तो सनातनी हिंदू वोट बैंक तैयार होता है। हिंदुस्तान में सिर्फ राम राम नहीं चलता, यहाँ राधे राधे भी चलता है, बम बम भोले भी चलता है, जय माता दी और हर हर महादेव भी चलता है। हिंदुस्तान अगर विविधताओं से भरा देश है तो हिंदू भी विविधताओं से भरे हैं। सनातन सबकी छतरी है। बीजेपी इस थॉट को पुश कर रही है कि मोदी के 9 साल असल में सनातन उत्थान के 9 साल हैं। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरी गति से हो रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम भारत की सांस्कृतिक राजनीति का गौरव, राजधानी का गौरव बढ़ा रहा है। सोमनाथ में विकास के कार्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड में बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार 4 धाम प्रोजेक्ट के जरिए हमारे चारों धाम ऑल वेदर रोड से जुड़ने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आजादी के बाद पहली बार करतारपुर साहब कॉरिडोर खुला है, हेमकुंड साहिब रोपवे से जुड़ने जा रहा है। ये सच है कि बीजेपी 2024 में मुस्लिम वोट के लिए हाथ पैर मार रही है। पसमानदा मुसलमान, बोहरा मुसलमान और मुस्लिम बहनों के बीच पैठ बनाकर मोदी की पार्टी मुस्लिम वोट में सेंधमारी करने की कोशिश में है। लेकिन बीजेपी को 2 से 4 या 5% से ज्यादा मुस्लिम वोट मिलने की उम्मीद नहीं। 24 के चुनाव में मुसलमान कमल का बटन दबाएंगे, इसकी गारंटी बहुत कम है। तो 2024 के चुनाव के लिए विकल्प क्या बचता है? 24 के लिए मोदी अपने वोट का दायरा बढ़ा रहे हैं, इसीलिए हिंदू की जगह सनातन को सेलेक्ट किया गया है। सनातन में सब शामिल हैं जो रोजाना मंदिर जाते हैं, जो कभी कभी मंदिर जाते हैं, जो पर्यटन पर मंदिर जाते हैं, जो गुरुद्वारा जाते हैं, जो बौद्ध और जैन मंदिरों में जाते हैं, जो आस्था और परंपरा का सम्मान करते हैं, जो महापुरुषों का अनुसरण करते हैं, जो धार्मिक नीतियों का पालन करते हैं और जो सामाजिक रीतियों को पत्थर की लकीर मानते हैं। किसी मंदिर के सामने से गुजरने पर सिर झुकाकर आगे बढ़ जाने वाला व्यक्ति भी सनातनी हिंदू है, भले ही वो किसी चुनावी जलसे में ना जाता हो, किसी धार्मिक जुलूस में शामिल ना होता हो, धार्मिक नारे ना लगाता हो, लेकिन भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा के बाद धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो कहने वाला व्यक्ति सनातनी हिंदू है। राम मंदिर आंदोलन के 34 साल हो गए, इसके बाद भी बीजेपी का अपना कोर वोट बैंक 22% है। इसमें करीब 15% वोट मोदी का अपना वोट बैंक है। ये दोनों जुड़ते हैं तो बीजेपी 37% तक पहुंच जाती है। बीजेपी का 22% कोर वोट वही है जो रैलियों में आता है,
जो जय श्री राम के नारे लगाता है, जो सोशल मीडिया पर मंदिर का प्रचार करता है और बीजेपी के लिए माहौल बनाता है। बीजेपी अपने इसी 22% कोर वोट बैंक को बढ़ाना चाहती है। इस विस्तार योजना के सबसे बड़े विस्तारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अयोध्या धाम, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक, महाकाली मंदिर, अंबाजी मंदिर। भारत की आध्यात्मिक नगरियों का कायाकल्प नरेंद्र मोदी ने किया है। सनातनी हिंदू अपने तीर्थ स्थानों की जैसी कल्पना करते हैं, उससे भी सुंदर धाम मोदी ने बनवाए हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, माता अन्नपूर्णा की, गंगा मैया की। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर आकार ले रहा है। मंदिर के गर्भगृह में रामलला के विराजमान होने की तिथि आ चुकी है। काशी की तंग गलियों को साफ करके नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बना दिया, तो एक विश्वास जगा कि नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। केदारनाथ धाम के दर्शन करने वाले भक्तों का यह विश्वास और मजबूत हुआ है। करोड़ों करोड़ आस्थावान हिंदुओं को इतना तो जरूर लगता है कि उनके धर्म की रक्षा अगर कोई सबसे अच्छे से कर सकता है तो वो मोदी ही है। 2024 के लिए बीजेपी इसी थॉट को प्रमोट कर रही है। एग्रेसिव हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, विकासवाद, वेलफेयर और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये सब चलता रहेगा, लेकिन 2024 में धार्मिक वोट का मेकओवर भी होगा। मोदी के विरोधी 37% और 60% का कैलकुलेशन बनाकर चल रहे हैं। विरोधियों के लिए 60% नामुमकिन है, लेकिन मोदी 50% तक पहुंचना चाहते हैं। बीजेपी अगर अपने हार्ड लाइन हिंदुत्व को सॉफ्ट लाइन सनातन से रिप्लेस करने में सफल हो जाती है, तो मोदी की पार्टी का वोट शेयर निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। सनातन का सूर्योदय मोदी की बड़ी सोच से निकलता है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान ताजमहल, लाल किला, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया से होती थी। मोदी नए निशान और नई पहचान बना रहे हैं। अब भारत की पहचान अयोध्या के राम मंदिर से होगी। भारत की पहचान काशी के विश्वनाथ कॉरिडोर से होगी। भारत की पहचान केदारनाथ धाम से होगी। मोदी किसी लकीर को मिटा नहीं रहे, बल्कि छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर खींच रहे हैं। मोदी सनातन वोट मांग नहीं रहे, सनातनी हिंदू अपने आप सब समझ रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री से पूछा गया सवाल और मोदी का जवाब याद कीजिए। प्रधानमंत्री ने साफ साफ शब्दों में कहा कि भारत में भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। हम ना तो किसी से भेदभाव करते हैं, ना किसी का भेदभाव सहते हैं। प्रधानमंत्री के शब्दों में भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर और न भूभाग के आधार पर। एग्रेसिव हिंदुत्व में ये लाइन थोड़ी ब्लर हो जाती है, मगर सनातन में ये सूर्य की तरह चमकती है। मुसलमान वोट का भी एक बड़ा तबका है जो मुस्लिम ताकतों से परेशान है। जिस तरह ब्राह्मणवाद का डोमिनेंस जब हद से बढ़ गया तो पिछड़ा वोट बैंक बना, वैसा ही कुछ मुसलमानों में हो रहा है। सनातन वो चुंबक है जो परेशान मुसलमानों को भी बीजेपी की तरफ खींच सकता है। और हमें बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते एक और बात को ध्यान रखना है, सीट चाहे कोई भी हो, उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, हमारा उम्मीदवार एक ही है। हमारा उम्मीदवार एक ही है और वो उम्मीदवार है कमल। कमल ही हमारा उम्मीदवार है। हमें हर घर,
कमल से बड़ा कुछ नहीं है। हमारे लिए कमल ही सब कुछ है। जनता को ये भी लगे कि जहां कमल है वहीं पर उसकी समस्याओं का समाधान है। इसलिए हमें कमल के निशान के साथ अपनी पहचान बढ़ानी है। और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की हालत ठीक है। सहारनपुर के हॉस्पिटल में चंद्रशेखर आजाद का इलाज चल रहा है। देवबंद इलाके में अज्ञात हमलावरों ने आज चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला किया। चंद्रशेखर आजाद को छूती हुई एक गोली निकल गई। उनकी गाड़ी पर गोलियों के निशान भी देखे जा सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद पर हमला किसने किया, पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी की फुटेज है किस तरह से चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर हमला हुआ और गोलियां जो हैं वो गाड़ी में, सीट में भी देखी जा सकती हैं। आप तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिस गाड़ी में चंद्रशेखर आजाद हैं, भीम आर्मी चीफ। देवबंद इलाके में ये हमला हुआ उन पर और गोली उन्हें छूती हुई निकल गई, यानी उनकी पीठ पर छर्रों के निशान जो हैं वो साफ देखे जा सकते थे। पहले शुरुआत में उन्हें देवबंद में एक हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें सहारनपुर के हॉस्पिटल में ले जाया गया। अब उनकी हालत ठीक है। आप तस्वीरों में देखिए, गोल घेरे में हम दिखा रहे हैं। सीट पर भी आप गोलियों के निशान देख सकते हैं। उसके अलावा कार के बाहर जो बॉडी है उस पर भी आप देखिए किस तरह से गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। शीशे टूट चुके हैं और चंद्रशेखर की हालत ठीक है, कम से कम ये राहत की बात है। हालांकि उन्हें छूती हुई पीठ पर उनके खून देखा जा सकता था। हल्का छर्रे जो हैं उनकी पीठ को छूते हुए निकले हैं, लेकिन गनीमत यह रही कि वो बाल बाल बचे। जानलेवा हमला उन पर हुआ। यह हमला किसने किया, अब पुलिस इसकी जांच कर रही है और सहारनपुर के हॉस्पिटल में उन्हें लेकर जाया गया। उसके बाद ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कार के अंदर टूटे हुए शीशे कार के, और ये आप देखिए पीठ पर उनके चोट का निशान है क्योंकि छर्रा उन्हें छूता हुआ निकल गया। और आज देवबंद में थे अपने तमाम सपोर्टर्स के साथ और ये आप देखिए गाड़ी उनकी जा रही है और किस तरह से सीसीटीवी फुटेज के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां उन पर जानलेवा हमला हुआ। लेकिन राहत की बात यह है कि खतरा अब टल चुका है। हमारे साथ में पहचान आती है, मुझे तो सही तरह याद नहीं है, तो हमारे साथियों ने पहचाना। तो गाड़ी जो है वो आगे की तरफ भागी थी, पीछे? हाँ, आगे की तरफ भागी, मतलब सहारनपुर की तरफ। सहारनपुर की तरफ, ये जो रोड सहारनपुर जाता है ना, काला रेडी वाला है। हाँ, ये जो हाईवे है इसी की तरफ भागी, वो नीचे ही थी, उसी से भागी। हमने यू टर्न लिया। आपके साथ कुल कितनी गाड़ियाँ थी? आप लोग कितने लोग थे? अकेली गाड़ी थी उस समय हमारी। हमारे साथ के लोग शायद आगे पीछे थे। मतलब आपके साथ आप जब थे तो अकेली अपनी गाड़ी? हमारी गाड़ी थी, तो शायद मौर्य जी और बजपाल जी गाड़ी पीछे रही होगी हमसे। अच्छा। हाँ, वो भी हमारे साथ ही, तो उनकी गाड़ी भी आगे पीछे रही होगी। नहीं, आपकी गाड़ी में तो 4 लोग बैठे थे ना? 5 थे। ड्राइवर को लेकर के? हाँ, ड्राइवर नहीं, भाई है छोटा, 5 लोग उसके साथ। मनीष भाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।